ठीक है, तो कल हमने देखा था कि एक स्टोर प्रोसीजर किस तरह से क्रिएट कर सकते हो क्या। देन आज थोड़ा सा एडवांस पार्ट स्टोर प्रोसीजर ही क्रिएट करना है, बट हमें मतलब कल जो स्टोर प्रोसीजर बनाया था वो स्टोर प्रोसीजर हमें मैन्युअली कॉल करना पड़ता था बाय यूजिंग आइदर कॉल और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। ओके, कॉल इसमें यूज नहीं कर सकते, बट इफ यू आर इन माईएसक्यूएल आपको कॉल यूज करना होता है, अदरवाइज exec इज द कमांड टू कॉल दी स्टोर प्रोसीजर। राइट, तो ये वाला हमने पार्ट कल डिस्कस किया था। ओके, एग्जीक्यूट करने का एंड देन हाउ टू क्रिएट द पैरामीटर एंड ऑल। बट लेट्स से you may want to do something. If anything happen, anything changes in the database, right? अभी फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय का डेटाबेस है सिंपली, एंड कुछ एम्प्लॉयज कंपनी को छोड़ के जाते हैं। अगर वो एम्प्लॉय छोड़ के गए हैं तो जो उनका एक्टिव टेबल, अभी डेटाबेस में कैसे कोई भी चीज के लिए मल्टीपल टेबल रहेंगे। एक if I take an example, okay, let me, okay, that is fine. Okay, so here it is. So let's say not this, and if I pick this, okay, fine. So let's say this is a table, one table, this is another table, and सिचुएशन ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय अगर छोड़ के गया कंपनी को, तो पहले जो टेबल में डेटा रहेगा वो एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा रहेगा। तो यहाँ पे रहेंगे एक्टिव एम्प्लॉय, एंड यहाँ पे रहेंगे इनएक्टिव। तो इस तरह से दो टेबल रहते हैं डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए। मतलब सारा डेटा एक ही टेबल में रहता है ऐसा कभी नहीं होता। ओके, अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए हम अलग अलग टेबल्स क्रिएट करते हैं। ओके, जैसे ही सिचुएशन आता है वैसे डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है। इट्स नॉट लाइक कि हम उसका एक ही टेबल में, एम्प्लॉय के टेबल में एक्टिव इनएक्टिव स्टेटस भी मेंटेन कर सकते हैं। इट डिपेंड्स हाउ इट डिजाइन। ओके, बट लेट्स से इस तरह से दो टेबल है, एक में डेटा है एक्टिव एम्प्लॉय का, दूसरे में डेटा है इनएक्टिव। ऑब्वियसली जब एम्प्लॉय हायर होगा तो एज अ एक्टिव इस टेबल में, फर्स्ट वाले टेबल में ऐड होगा। बट अगर वो एम्प्लॉय लेट्स से बाय एनी वेज अगर वो छोड़ के चला जाता है, एंड अगर वो छोड़ के चला जाता है तो वो जो डेटा होता है आप एक्टिव टेबल से डिलीट कर दोगे। राइट, बट एक्टिव टेबल से डिलीट करने के बाद हम थोड़ी ना जाके इनएक्टिव टेबल में खुद अपलोड करोगे। राइट, ऐसा कर भी सकते हैं, बट दैट इज इवन मैनुअल प्रोसेस। ओके, एंड टू ओवरकम दिस इशू, ठीक है, टू ओवरकम दिस इशू क्या करना होता है, तो सिंपली हमें एक ट्रिगर क्रिएट करना होता है। जो ट्रिगर क्या करेगा, ट्रिगर ऑटोमेटिकली ये डेटा फ्लो कर देगा। मतलब व्हेन यू डिलीट द डेटा, ओके, व्हेन यू डिलीट द डेटा, जो डिलीट किया हुआ डेटा है वो किसी और टेबल में स्टोर करना है। राइट, ये काम होता है ट्रिगर का। हम मैन्युअली इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। इफ आई से ट्रिगर, ओके, सो ट्रिगर हम डिस्कस करने वाले हैं। बट ट्रिगर मतलब एक ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा, स्टोर प्रोसीजर कॉल होगा, जो भी आप स्टोर प्रोसीजर कराओ मतलब क्रिएट करोगे, बट कब कॉल होगा, तो जैसे ही कुछ आप एक ऑपरेशन डेटाबेस के ऊपर, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएमएल ट्रिगर्स होते हैं। डीएमएल ट्रिगर्स मतलब क्या होता है, आप इंसर्ट करोगे तो ट्रिगर होगा, डिलीट करोगे तो ट्रिगर होगा, एंड सपोज मान लीजिए आप अपडेट करोगे तो ट्रिगर होगा। बट ये कौन डिफाइन करेगा, तो ये हम डिफाइन करेंगे कि ये जो ट्रिगर है ये कब एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, मतलब जो भी हम ऑपरेशन डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं जिससे कुछ ना कुछ डेटाबेस में चेंज होता है उसको इवेंट कहते हैं। ओके, और डेटाबेस उसको एक एज एन इवेंट कंसिडर कर लेता है। एंड व्हेन एन इवेंट हैपेंस और बिफोर हैपनिंग ऑफ इवेंट you can do something, that is what the use of trigger.
आप ऑटोमेटिकली कुछ इवेंट सेट करके रख सकते हैं, जैसे कि डेटा इंसर्ट करने के पहले आपको चेक करना है, आप ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं। योर डेटा विल गेट वैलिडेटेड, इफ द डेटा इज नॉट इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, तो समझ लीजिए आपका डेटा इंसर्ट नहीं होगा, राइट? मतलब जो भी आपने वैलिडेशन लगाया अकॉर्डिंग टू दैट, राइट? एंड ट्रिगर मतलब एक सिंपल सिंपल स्टेटमेंट है कि इट इज नेम्ड ऑब्जेक्ट, मतलब एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट ही है जिस तरह से स्टोर प्रोसीजर होता है, एंड ये एसोसिएटेड होता है, मतलब दिस इज अटैच्ड विद द टेबल्स, कोई ना कोई टेबल के साथ हमने इसको अटैच किया होता है। एंड जब कुछ होता है, मतलब डिलीट होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, तब ये एक्टिवेट होता है, अदरवाइज दिस इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग सो फार। ओके, ये कुछ भी नहीं करेगा। ओके, सो नाउ ट्रिगर्स ऐसे मतलब डीएमएल होता है, डीडीएल होता है। डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब हम जब क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं, ड्रॉप करते हैं ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो भी हम ट्रिगर्स क्रिएट कर सकते हैं फॉर उस चीज के लिए। बट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसको डीएमएल के साथ, इंसर्ट करने के टाइम, या फिर डिलीट करने के टाइम, या फिर अपडेट करने के टाइम। ओके, तो इंसर्ट के टाइम मतलब टू परफॉर्म द चेक ऑफ वैल्यूज टू बी इंसर्टेड इनटू द टेबल। एक एग्जांपल है कि वैल्यू इंसर्ट होने के पहले, ये भी हम देखेंगे परफॉर्म करके। इवन अगर आप कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जो भी वैल्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर, तो परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज दैट इज यूज्ड इन एन अपडेट वैल्यू। ओके, तो उसको चेक करके अपडेट करने के पहले अगर कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिगर आइडियली क्रिएट कैसे करना है? ऑब्वियसली डेटाबेस का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें क्रिएट करना है, तो सिंपल है, आपको सिंपली क्रिएट ट्रिगर इस तरह से ही लिखना है। ठीक है, चलो एक टेबल है, एंड टेबल में ना हम वैलिडेशन लगा दे कि किस तरह से वैलिडेशन, मतलब डेटा को हम इंसर्ट कर रहे हैं, बट सपोज एक क्लास है या फिर एक एम्प्लॉय आईडी है, उसका एक एम्प्लॉय आईडी का रेंज होगा, उससे उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉय कंपनी के एम्प्लॉय 10,000 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 10,000 के नीचे का नंबर नहीं होना चाहिए, राइट? अगर किसी ने गलती से 10,000 प्लस की जगह पे 10 मिस कर दिया, तो वो 1011 हो जाएगा, तो वहां पे तो एरर आ जाएगा ना, मतलब डेटा तो मिसमैच हो जाएगा। टू टू अवॉइड दिस, डेटा को बिफोर इंसर्टिंग हमें चेक करना है। बट वो सब कैसे होगा? तो हम ट्रिगर बस डिफाइन करके रखेंगे, डेटाबेस विल कॉल दैट ट्रिगर ऑटोमेटिकली व्हेनेवर वी ट्राई टू इंसर्ट द डेटा। हमें कुछ नहीं, एंड ट्रिगर इज नथिंग बट स्टोर प्रोसीजर। अगेन, स्टोर प्रोसीजर मीनिंग वी कैन से दैट इट इज अ स्पेशल स्टोर प्रोसीजर that is called automatically when an event happens। तो इवेंट आपको समझ में आया? इवेंट मतलब कुछ भी करो आप डेटाबेस में चेंजेस, जैसे ही चेंजेस हो जाते हैं, डेटाबेस उसको एक इवेंट कंसिडर कर लेता है। ओके, ऐसा कुछ इवेंट यानी समथिंग लाइक दिस, कुछ डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट कंसेप्ट। जो हम करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसी को इवेंट कंसिडर कर लेता है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप ट्रिगर्स डिफाइन कर सकते हैं फॉर ईच टाइप ऑफ ऑपरेशन, ईच टाइप ऑफ इवेंट, डीएमएल इवेंट। ठीक है, तो एक सिंपल ट्रिगर क्रिएट करते हैं टू चेक द डेटा बिफोर इंसर्टिंग। ओके, एंड देन इंसर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, राइट? तो लेट्स से क्रिएट ट्रिगर, इफ आई से क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर क्रिएट करने के लिए हमने, देन मैंने लिखा वैल्ड, ओके, वैलिडेट डेटा, मतलब ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, ये नेम कुछ भी दे सकते हैं आप। बिफोर इंसर्ट, फॉर माय अंडरस्टैंडिंग बिफोर इंसर्ट, तो क्या इंसर्ट करने वाले हैं? तो हम लेट्स से पहले तो हमें देखना होगा कौन से टेबल्स हैं मेरे पास, क्योंकि कौन से टेबल के ऊपर हम डेटा इंसर्ट करेंगे, एंड देन where it is going to perform the operation. So if I say batch 5, here I think I have a table called student data, or student 1 and 2. Okay, student data is there. Let me see what is there in the data, meaning accordingly I have to set. If I say select star from student data, okay, let's see इसमें क्या है।
Okay, so these many rows are there, fine, meaning these 3 columns are there. तो मुझे ये डेटा इंसर्ट करना है, राइट, क्योंकि चेक करने के पहले क्या इंसर्ट करने वाले हैं वो तो हमें आइडिया होना चाहिए। तो ऑब्वियसली डेटाबेस में कौन सा डेटा हम इंसर्ट करने वाले वही डिटेल्स हमें चाहिए थे, करके मैंने डेटाबेस फेच किया। क्रिएट ट्रिगर, वैलिडेट डेटा बिफोर इंसर्ट, स्टूडेंट डेटा नेम कितना भी बड़ा लिख सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये आपने ट्रिगर तो डिफाइन किया, बट कौन से टेबल पे, ओके, कौन से टेबल पे आपको ये ट्रिगर क्रिएट करना है। सो आई विल से ऑन दिस टेबल, ऑन स्टूडेंट डेटा। ओके, ये मेरा हो गया। अभी ये डेफिनेशन हो गया कि ये ट्रिगर हमें क्रिएट करना है स्टूडेंट डेटा पे, बट ये कब एग्जीक्यूट होना चाहिए ये भी आपको बताना है, राइट। सो यहाँ पे एज सच, मतलब MySQL में जाओगे तो आप वहां पे बिफोर इंसर्ट करके कमांड है, बट यहाँ पे क्या कमांड है, तो यहाँ पे इन केस ऑफ SQL सर्वर आपको लिखना है इंस्टीड ऑफ इंसर्ट। ओके, तो इस तरह का कमांड है। तो ये थोड़ा सा चेंज होता है डेटाबेस वाइज, RDBMS वाइज, मतलब जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होंगे, MySQL का होगा, ओरेकल का होगा, या फिर यहाँ पे हम जो SQL सर्वर यूज कर रहे हैं उसका होगा। तो अलग अलग सिस्टम से तो अलग अलग कीवर्ड्स यूज होते हैं, अदरवाइज पर्पज रिमेन सेम। वहां पे बिफोर इंसर्ट लिखोगे, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इंसर्ट, मतलब इंसर्ट करने के बजाय। ठीक है, मैंने लिखा एज। ऑब्वियसली कुछ भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो टेबल एंड डेटाबेस छोड़ के हमें व्यू क्रिएट करना है, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है, फंक्शन क्रिएट करना है, तो एज कीवर्ड यूज करना होता है, मतलब एलियास। ओके, देन आपको यहाँ पे लिखना है बिगिन। ओके, जब कोई भी ट्रांजिशन, मतलब यस, कोई भी ट्रांजिशन आप स्टार्ट करते, बिगिन करते, तो उसको एंड करना ना बोले। ओके, ये सिंटैक्स है, जब भी, मतलब ये नहीं लिखोगे तो इट विल थ्रो एरर। ठीक है, अब बिगिन एंड एंड के बीच में आपको जो भी इस ट्रिगर का फंक्शनलिटी है वो बनाना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यूज आने वाले हैं, राइट, जो वैल्यूज आने, मतलब जो सिलेक्ट, जो डेटा हम इंसर्ट करने वाले हैं उसके वैल्यू हमें फेच करने होंगे, तब जाके हम उसको वैलिडेट कर सकेंगे। तो वैलिडेट कर वैल्यू, अभी वैल्यू को अगर फेच करना है, इसमें यूज करना है, तो आपको वो वैल्यूज किसी वेरिएबल में स्टोर करने होंगे, राइट, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग होगा, किसी भी डेटा को स्टोर करना है तो आपको सबसे पहले वेरिएबल चाहिए होते हैं। तो वेरिएबल, तो SQL सर्वर में वेरिएबल डिक्लेयर करने का है, तो आप डिक्लेयर कमांड यूज कर सकते हैं। डिक्लेयर एट द रेट, इफ आई से रोल नंबर, and which is of type int, then again at the rate name, okay, which is of type varchar, and यहाँ पे लेंथ में 50, किसी का भी नेम 50 कैरेक्टर से बड़े साइज का नहीं होगा। then if I say email, so email of, no, here I don't have email, okay, so I will say DOB। अगर आपको कोई कॉलम के लिए वैलिडेशन नहीं लगाना है, सपोज मान लीजिए DOB के लिए नहीं लगाना है, तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट यू कैन, मीनिंग यू हैव टू कंसिडर दैट। ओके, सो लेट्स नॉट कंसिडर द DOB। दो वेरिएबल्स में बना दिए। अब इन वेरिएबल्स को तो हमने डिक्लेयर कर दिया, बट इसको वैल्यूज कैसे असाइन करोगे, राइट। जो डेटा आप इंसर्ट करने वाले हैं, जो डेटा आप इंसर्ट करने वाले हैं, टेम्पररी डेटाबेस उसको एक इंसर्टेड टेबल में मतलब एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर देता है इंसर्टेड नाम का, इंसर्टेड, ओके, और TD, इंसर्टेड नाम का वर्चुअल टेबल रहता है। ये टेम्पररी रहता है, इवन जब तक ये इंसर्ट का ऑपरेशन फिनिश नहीं हो जाता ना, तब तक ये एग्जिस्ट रहता है। बट हम तो ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ये तो हम मतलब जब कमांड फायर होगा एंड इंसर्ट करने के बीच में कर रहे हैं, तो हम इस टेबल से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, राइट। इस वर्चुअल टेबल से डेटा हम रिट्राइव कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट, ऑब्वियसली डेटा, कोई भी डेटाबेस का, मतलब कोई भी RDBMS होगा, डेटा अगर आपको फेच करना है तो आपको सिलेक्ट कमांड यूज करना होता है। अब यहाँ पे मैं लिखूं R नंबर, मीनिंग रोल नंबर इज इक्वल टू, आपको सिंपली कहना है रोल रोल नंबर। ओके,
अगेन इफ ऐसे @name, ओके, अपना कॉलम चेंज हो रहा है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ओके, इफ ऐसे @name, नेम इज इक्वल टू, एंड देन आपको कॉलम नेम पास करना है ओनली, स्टूड नेम। ओके, दिस इज व्हाट माय कॉलम नेम। फाइन। तो ये दो कॉलम्स मुझे फेच करने हैं, बट कौन से टेबल से फेच करना है, ऑब्वियसली आपको वो भी डिक्लेयर करना होगा। फ्रॉम इंसर्टेड, ये देखो अपने आप आ गया, मैंने कोई टेबल क्रिएट नहीं किया, बट यहाँ पे एक टेबल का आइकॉन के साथ एक सजेशन आ गया इंसर्टेड करके। तो ये वैलिड है। अब जो भी हमने बनाया, जो भी हमने लिखा है स्टेटमेंट, ये वैलिड है, ये एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, हमने अभी तक ट्रिगर क्रिएट नहीं किया है। चलो ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे वैलिडेशन तो हम मतलब हमने, हमारे पास वैल्यूज तो आ गए हमारे सीक्वल कोड में। अब वेरिएबल में वैल्यू आने से उस वेरिएबल के ऊपर आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। सबसे पहले हम वैलिडेशन लगा देंगे, नेम एंड रोल नंबर कंपलसरी होना चाहिए। अभी कंपलसरी होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, वो नल नहीं होना चाहिए, मतलब वहां पे ब्लैंक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इनकेस ऑफ अगर आप एक्सेल से डेटा, सीएसवी से डेटा अपलोड कर रहे हैं, तो सपोज मान लीजिए वहां पे ब्लैंक होगा, दैट इज नथिंग बट, ब्लैंक इज नथिंग बट नो वैल्यू, नो वैल्यू इज नथिंग बट नल फॉर द डेटाबेस। ओके, तो सपोज यहाँ पे मुझे कंडीशन देना है, कंडीशन देना है तो आपको यहाँ पे भी इफ एल्स स्टेटमेंट है, एंड मैं बस इफ यूज कर रहा हूँ, इफ, एंड यहाँ पे कंडीशन देना है। अब अगर हम कंडीशन दे रहे हैं, लेट्स से आर रोल नंबर, आर नंबर इज नथिंग बट रोल नंबर, बट हमें यूज करना होता है वेरिएबल, तो हमें ऑलवेज यूज करना है। इज नल, इज नल, अगर रोल नंबर नल होगा तो, और नेम इज नल, मतलब दोनों में से कोई भी एक नल होगा तो भी मेरा डेटा इंसर्ट नहीं होना चाहिए। किसी एक के लिए रखना है तो आप एक के लिए रख सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या करना है, अगेन आपको एक बिगिन एंड एंड स्टार्ट करना होगा, क्योंकि एक यहाँ पे ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एक कंडीशन के बेसिस पे। ओके, ये वैसे बिगिन एंड एंड, तो सीक्वल सर्वर का सिंटैक्स ये यही फॉलो करना है। सपोज इफ आई से प्रिंट, प्रिंट के क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूजर को मुझे मैसेज देना है, जो भी आउटपुट हम यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये विंडो, तो यहाँ पे अगर आपको मैसेज पास करना है तो आपको प्रिंट कमांड यूज करना होता है, एंड देन इसके अंदर आपको टेक्स्ट जो भी लिखना है। ओके, सो आई कैन से रोल नंबर और नेम कैनॉट बी नल। ओके, और ये नल अगर समझ में नहीं आता यूजर को तो ब्लैंक, इस तरह से हम मैसेज को पास कर लेते हैं। ओके, इफ स्टेटमेंट हमारा हो गया, इसको मतलब और ऐसा नहीं कि एक के नीचे एक लिखना है, कैसे भी आपको ये एक इसके बाद इमीडिएटली लिखना है तो भी लिख सकते हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट, बट टू लुक गुड मैं इस तरह से लिख रहा हूं। देन इफ ऐसे एल्स, एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो, राइट, तो क्या होना चाहिए, तो सपोज यहाँ पे ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होना, मतलब अगर नल नहीं है, तो जो भी डेटा है वो इंसर्ट होना चाहिए। या फिर मतलब इसके अलावा भी अगर आपको कुछ कंडीशन लगानी है इसमें, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या फिर और भी कंडीशंस इसमें ऐड कर सकते हैं नीचे, एल्स इफ, एल इफ करके, या फिर एल्स इफ करके, क्योंकि यहाँ पे एल्स इफ, ओके, वो वाला होगा। देन अगेन यहाँ पे कंडीशंस देंगे, कंडीशंस रोल नंबर के लिए मैं पास करता हूँ, नेम कैन बी एनीथिंग। ओके, नेम के लिए तो हम नहीं लगा सकते, बट इफ ऐसे एल्स इफ रोल नंबर इज ग्रेटर देन 100, ओके, 100 का कमांड है, मतलब ग्रेटर देन, let's say if it is like what I wanted to do is not greater than, if it is not greater than meaning 100 से, if it is less than, I can use this operator, if it is less than, and then here I will use 101, because I always used to start the roll number with 1. This is what the kind of validation we are putting here.
So if I say roll number is lesser than this, again you have to give the message. Okay. So like this, thousands of conditions you can create and you can apply. So roll number cannot be less than 101. Okay, like this I can write. Even if you want to put one more condition like and add the rate roll number, okay, sorry, or number, if this is greater than, okay, so instead of and I should use or, क्योंकि दोनों में से एक कोई तो भी कंडीशन, इफ इट इज ग्रेटर देन, क्योंकि सपोज मान लीजिए एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, तो 101 से लेके 150 तक आपके रोल नंबर वैलिड है, बट 50 के अबोव वैलिड नहीं है, क्योंकि आपके एक क्लास में 50 स्टूडेंट है। तो इस तरह का डेटा जब होता है, इस तरह का वैलिडेशन जब लगाना होता है, तो आई विल से इफ दिस इज ग्रेटर देन और इफ दिस इज ग्रेटर देन, और and if I say roll number cannot be larger देन 150, तो ये मैसेज मुझे पास करना है यूजर को। ओके, तो इस तरह से मैंने सेकंड कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन, ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, मतलब डेटा हमें जैसे चाहिए वैसे ब्लैंक भी नहीं है और आउट ऑफ रेंज भी नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, तो हमें इंसर्ट करना होता है। तो लास्ट में हम एल्स पार्ट में इंसर्ट कर देंगे। ओके, एल्स पार्ट में यहाँ पे कुछ कंडीशन लिख के भी करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो अब मुझे डेटा को इंसर्ट करना है। इफ ऐसे इंसर्ट इनटू, ओके, इंसर्ट इनटू, देन कौन से टेबल पे करना है, तो स्टूडेंट डेटा में मुझे डेटा इंसर्ट करना है। एंड देन क्या क्या इंसर्ट करना है, तो सपोज मान लीजिए मुझे रोल नंबर इंसर्ट करना है, देन स्टूडेंट नेम इंसर्ट करना है। ओके, देन डीओबी जो है वो ये भी इंसर्ट करना है, बट डीओबी हम नहीं ले रहे। ओके, बट डीओबी हमें फॉर एग्जांपल लेना होगा अगर हम उसको एक प्रोग्राम में लेके आ रहे हैं तो, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ को भी हम कंसिडर कर लेंगे। तो ये मैंने बस इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसके कॉलम्स डिफाइन किया। उसके बाद क्या कमांड होता है, तो उसके बाद कमांड होता है वैल्यूज का। आपको इसके वैल्यूज बताने होंगे, और इसके वैल्यूज कहाँ पे, एट द रेट आर नंबर। ओके, और नंबर, इफ ऐसे एट द रेट नेम, इफ ऐसे एट द रेट, ये अभी तक मैंने बनाया नहीं, मैं बना दूंगा। ओके, सो इफ ऐसे डीओबी, क्योंकि ये चाहिए कि यहां से डेटा हम इंसर्ट करने वाले, राइट। तो अगर डीओबी को इंसर्ट नहीं करना है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, नई वेरिएबल क्रिएट करोगे तो चलेगा। अदरवाइज व्हाट इज दिस डीओबी, यहाँ पे इफ आई राइट लाइक दिस, फाइन, एट द रेट मस्ट डिक्लेयर द स्केलर वेरिएबल, इट इज a scalar वेरिएबल डीओबी। ओके, फाइन। तो मतलब इस तरह से एक डिफिनेशन मैंने, ओके लेट्स सी व्हाट इज। तो यहां तक हमने काम करना है, मतलब ट्रिगर इस तरह से बनाना है। किस चीज के लिए, हमने डेटा वैलिडेट करने के लिए, बिफोर इंसर्टिंग द डेटा हमने एक ट्रिगर बनाया। कौन से टेबल पे बनाया, तो स्टूडेंट डेटा के ऊपर बनाया। मतलब जब मैं स्टूडेंट डेटा में डेटा इंसर्ट करने जाऊंगा तो डायरेक्टली डेटा कभी इंसर्ट नहीं होगा, पहले यहाँ पे आएगा ये प्रोग्राम, मतलब ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली कॉल होगा एंड इट विल check for the values. If it is null, it will throw error. If it is greater than or less than the condition, whatever the condition we have given for 101 and 1050, sorry 150, so accordingly it will check and it will return the message. Okay, and if none of the condition is true, then this is going to insert the data. Okay, now let's go and create the trigger. If I say execute, okay, let's see what kind of error it says. Procedure, well, student data, line 8, batch start line.
must declare scalar variable at DOB. Okay, it is fine. The issue is at my end. I have not declared the variable here, and I directly used that variable, which is of variable of a date type. Okay, so data type can be anything. That's why it throws error. I forgot to add the variable at starting. Now if I execute, trigger got created, right? अब ये ट्रिगर आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, जैसे कल हम स्टोर प्रोसीजर, ये स्टोर प्रोसीजर ही होता है, हमने एक स्टोर्ड ऑब्जेक्ट ही बनाया है, बस हम इसको मैन्युअली कॉल नहीं करने वाले हैं, उतना ही डिफरेंस है। तो अब ये कॉल कैसे होगा? व्हेन आई विल मीनिंग व्हेन आई विल गो एंड ट्राई टू इंसर्ट द डेटा इन दिस टेबल। सो इफ आई गो यहाँ पे इंसर्ट इनटू, यही तो कमांड मुझे एग्जीक्यूट करना है, राइट? इफ आई से इंसर्ट इनटू, ये तीनों में मुझे वैल्यू, बट यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम वैल्यूज इंसर्ट करने वाले हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल पास नहीं करने वाले, क्योंकि ये ट्रिगर का काम है, राइट? तो यहाँ पे इफ आई से 100 to make the condition false, and here if I write like this, or if I pass the date function and 2023, okay, that is even not required. I can do like this inside a single quote. If I pass the date, I will pass today's date, no issues, because we have to test the date trigger only. And this last one is not required. Okay, now okay, आपको पता है हमने एक कंडीशन दिया है, रोल नंबर इज लेसर देन 101. ओके, हमने 100 के लिए पास कर रहे हैं. लेट्स एग्जीक्यूट दिस. ओके, इट शोज वन रो अफेक्टेड, बट व्हाट इट रिटर्न्स एज एन आउटपुट, रोल नंबर कैनॉट बी लेस देन, मीनिंग इट इज चेकिंग फॉर द कंडीशन, राइट? मीनिंग अगर हम कह सकते हैं कि जब हम इसको इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मैसेज हमें प्रिंट होके मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रिगर है ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसने कुछ रो अफेक्ट नहीं किया, इसने डेटा इंसर्ट नहीं किया. ओके, इफ यू वांट्स टू गो एंड चेक, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी 100 वाला रो नहीं है. जब भी आपका ट्रिगर वैलिडेट होता है, मतलब ट्रिगर वैलिडेशन के बाद डेटा, मतलब डेटा को आप 2 बार इंसर्ट कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट कमांड के लिए इट विल से, ये जो हमने कमांड लिखा है इसके लिए आता है कि वन रो अफेक्टेड, बट सेकंड इंसर्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे भी हो रहा है ना इंसर्शन, तो 2 बार आना चाहिए आपको, वन रो अफेक्टेड, वन रो अफेक्टेड, तब आपका सही मतलब प्रॉपरली इंसर्शन होता है, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि 2 इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं बैक टू बैक, राइट? तो इफ आई गो, आप कितनी भी टाइम इसको एग्जीक्यूट कर लो आपको वही मैसेज मिलने वाला है. चलो मान लीजिए इसको मैं 151 ऐड कर लेता हूँ, 151. okay, and even here in this case also you are getting the same message. चलो मैसेज चेंज कर लेते हैं. अब मैं यहाँ पे नल वैल्यू पास करता हूँ. ओके, मैं पास कर रहा हूँ, इवन इफ आई डू नॉट पास द वैल्यू दैट इज इवन फाइन. ओके, रोल नंबर के लिए मैं कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहा, राइट? तो डेटाबेस ऑटोमेटिकली उसको नल कंसिडर कर लेता है. एंड व्हाट इट सेज, रोल नंबर और नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, राइट? रोल नंबर और नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, राइट? तो मतलब इस तरह से डेटा वैलिडेशन होता है, कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं होगा. एंड इफ आई से 110, ओके, इफ आई से 110, अब मुझे सारे इसके लिए तो एज सच मतलब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे इसमें डेटा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ. 110 इज वैलिड, यहाँ पे कोई भी कंडीशन फेल नहीं हो रहा, मतलब कोई भी वैल्यू, नेम ब्लैंक नहीं है, रोल नंबर ब्लैंक नहीं है, नल नहीं है, डेट भी हमारा है. ओके, तो इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस, अभी देखो 2 बार आ रहा है, वन रो अफेक्टेड, वन रो अफेक्टेड, मतलब ये वाला भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, राइट? एंड अब जाके अगर आप डेटाबेस में देखोगे तो आपका डेटाबेस मतलब डेटा वैलिडेशन हम कर रहे हैं, राइट? हम कर पा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे 110A एंड आज का डेट जो मैंने अभी इंसर्ट किया, राइट? तो जो भी डेटा वैलिडेशन हम कर रहे हैं वो सही है, राइट? मीनिंग डेटा इज गेटिंग इंसर्टेड, राइट? तो इस तरह से आप वैल्यू को
इंसर्ट करने के पहले चेक कर सकते हैं। ओके, ये एक तरीका हो गया। लेट्स से आपने कभी इस तरह का भी ऑपरेशन किया होगा, जैसे कि किसी टेबल से आपने कुछ डेटा डिलीट किया है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में एम्प्लॉय एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा आपने डिलीट कर दिया है, एंड देन आपको डिलीटेड टेबल में कहीं तो भी जाके देखने को मिलता है। क्या आप खुद इंसर्ट करते हैं? नहीं इंसर्ट करते हैं। तो बैकएंड में क्या होता है? तो बैकएंड में ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है। यही ट्रिगर रहता है जो आप इस टेबल से डेटा डिलीट करने के बाद, मतलब एक टेबल से डेटा डिलीट करोगे तो दूसरे टेबल में डेटा जाके बैठेगा एज अ बैकअप फॉर योर रेफरेंस। तो उस टाइप का भी ट्रिगर क्रिएट करना है तो ऑब्वियसली आपका इवेंट क्या होगा? आपका इवेंट होगा डिलीट। डिलीट नाम का, जैसे इंस्टेड ऑफ इंसर्ट यहाँ पे इंसर्ट का कम हमने कंसिडर किया था, उसी तरह। तो अभी फिर से हम ट्रिगर बनाएंगे। ओके, न्यू ट्रिगर। ओके, तो ट्रिगर इसलिए बनाना है ताकि जो भी हमने डिलीट किया हुआ डेटा है इसी स्टूडेंट टेबल से हम जो भी डिलीट करेंगे वो किसी और टेबल में जाके बैठना चाहिए। तो उसके लिए हमें टेबल भी क्रिएट करना होगा, राइट। सबसे पहले हमारी क्या जरूरत है? एक टेबल होना चाहिए, क्योंकि उस टेबल में जाके डेटा तो कैसे बैठेगा? डेटा बैठने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास एक टेबल भी होना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल से क्रिएट टेबल, टेबल एंड देन आई विल से डिलीटेड स्टूडेंट। ओके, दिस इज व्हाट माय टेबल नेम, डिलीटेड स्टूडेंट। फाइन, टेबल नेम को मैंने डिफाइन किया। अब हमें क्या करना होता है? कॉलम्स, कॉलम्स डिफाइन करने। तो जैसे कि मैंने लिखा रोल नंबर, रोल नंबर which is of type int, student name which is of type varchar of let's say 100, and then email, सॉरी ईमेल नहीं, यहाँ पे DOB। तो मतलब स्मॉल सेटअप, फॉर एग्जांपल हमने डेटा लिया है तो इफ आई से डेट, तो इस तरह से मैंने टेबल को डिफाइन किया। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड। टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इसको अगर स्कीमास को रिफ्रेश करके देखोगे, इफ यू गो टू दिस एंड इन द टेबल, सो आपको डिलीटेड स्टूडेंट नाम का टेबल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। वो टेबल हमने बना दिया, बट इसमें रिकॉर्ड कब इंसर्ट होगा? जब हम ये जो स्टूडेंट डेटा नाम का टेबल है इससे डिलीट करेंगे। मतलब हम ट्रिगर क्रिएट करने वाले हैं, न्यू ट्रिगर फॉर डिलीट इवेंट। ओके, लाइक दिस आई कैन से। तो ये मुझे इवन अभी कुछ काम का नहीं है, बट लेट्स कीप दैट। अब क्रिएट ट्रिगर करना है। आई कैन से क्रिएट अगेन ट्रिगर, ट्रिगर करना है। ओके, ट्रिगर कैसे क्रिएट करने का, क्यों क्रिएट करने का, ये तो आपको आइडिया है। ट्रिगर का नेम मैं दे सकता हूँ डिलीटेड, कुछ भी दे सकते हैं आप, एज पर योर विशेष, आपको जो अच्छा लगे वो नेम आप दे सकते हैं। ठीक है, मैंने क्रिएट ट्रिगर डिलीटेड स्टूडेंट। ओके, इसके लिए एंड ऑन कौन से टेबल पे, ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे जो होता है, ये जो भी टेबल में डेटा इंसर्ट करना है उससे कुछ लेना देना नहीं है, जिस टेबल से हमें डेटा डिलीट करना है उससे लेना देना है। तो ऑन हमें हमेशा स्टूडेंट डेटा। ओके, एंड किस चीज के लिए करना है? फॉर डिलीट। ओके, फॉर डिलीट। अभी इंस्टेड ऑफ डिलीट वगैरह क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे डिलीट करना ही है, डिलीट करने के बजाय कुछ और नहीं करना है, राइट। पहले हमें क्या करना था? इंसर्ट करने के पहले चेक करना था डेटा को। अभी इंसर्ट करने के बाद कुछ ऑपरेशन नहीं करना होता है, तो आपको जरूरत नहीं है। मतलब आफ्टर इंसर्ट, फॉर इंसर्ट भी आप लगा सकते हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट यू कैन नॉट डू, आप कर सकते हैं। ओके, एंड एज अ बैकअप टेबल क्रिएट करना है तो एक टेबल में इंसर्ट हो रहा हुआ डेटा दूसरे टेबल में भी साइमल्टेनियसली ट्रिगर क्रिएट करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्टेड, इसी इंसर्ट ऑपरेशन से डेटा ले लो एंड दूसरे टेबल में इंसर्ट करो यूजिंग ट्रिगर्स। क्या फर्क पड़ता है? दैट इज फॉर योर बैकअप। ओके, तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन डू। सेम कमांड रहेगा, बस आपको डेटा दूसरे टेबल में इंसर्ट करना है, राइट, वैलिडेशन करने के बजाय। देन ट्रिगर डिलीटेड स्टूडेंट डेटा फॉर डिलीट। ओके फाइन, यहाँ पे लिखा एज के बाद हमने लिखना होता है बिगिन एंड एंड। ओके, तो जिस तरह से
आपने सपोज मान लीजिए एक इंसर्ट के लिए जिस तरह से बिफोर इंसर्टिंग एक डेटाबेस इंसर्टेड नाम का टेबल क्रिएट करता है, उसी तरह से डेटा डिलीट होने के बाद एंड उसको कंप्लीटली मतलब एग्जीक्यूशन फिनिश होने के पहले बीच में ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम रहता है, उसी में हमें डेटा कैप्चर करना होता है। तो वहां पे भी एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करता है डिलीटेड करके, राइट, डिलीटेड। तो सपोज डिलीटेड अगर आपको करना है, यूज करना है, मतलब क्यों यूज करना होगा डिलीटेड, क्योंकि हमें कैसा पता चलेगा कौन सा डेटा यूज डिलीट किया है। तो जो डिलीट किया हुआ डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए हमें डिलीटेड टेबल का यूज करना होता है। बट बिफोर दैट अगेन आपको क्या करना होगा, आपको इस तरह से वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। सो फार मैं यही वेरिएबल्स नेम्स यूज कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि एक स्टोर प्रोसीजर के लिए ये नेम यूज किया तो नहीं कर सकते। ये वेरिएबल नेम जो होते हैं इसी स्टोर प्रोसीजर के लिए एग्जिस्ट होते हैं। आउट ऑफ दिस स्टोर प्रोसीजर इनका एग्जिस्टेंस डजंट मैटर, मतलब ये इनको लोकल वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये इसी स्टोर प्रोसीजर डिलीटेड स्टूडेंट में ही काम करेंगे, उसके बाद इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये कुछ परमानेंट नहीं रहते, क्योंकि जो परमानेंट वेरिएबल रहते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई से डिलीटेड, ओके, कुछ नहीं किया मैंने, बस मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए एंड यहाँ पे उस डिलीटेड जो टेबल बनता है डिलीट करने के बाद, मतलब ट्रिगर ऑब्वियसली हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसको रोक नहीं रहे, रोक नहीं रहे, बट ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद हमें कुछ और परफॉर्म करना है। तो हमें क्या परफॉर्म करना है, राइट, हमारे पास डेटा तो आ गया, इस तरह से वेरिएबल में हमने डेटा तो ले लिया। अभी एग्जांपल है करके हमारे ये छोटा छोटा स्टोर प्रोसीजर बन रहा है, नहीं तो स्टोर प्रोसीजर बहुत बड़े बड़े रहते हैं। मतलब ये आप जैसे बाय स्टेप्स जिस तरह से बता रहा हूँ, आप उसी स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप खुद भी स्टोर प्रोसीजर बना सकते हो जो 200-300 लाइन का रहेगा। क्योंकि होता क्या है इसमें, इसमें होगा कॉलम्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, यही चीजें होगी, बस क्वांटिटी बढ़ेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, यहाँ पे अब मुझे इंसर्ट ऑपरेशन करना है, ऑब्वियसली डेटा को इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में, इफ आई से डिलीटेड स्टूडेंट, इवन ये वाला टेबल मुझे, सॉरी ये वाला डिलीटेड स्टूडेंट। ओके, नेम सेम रखा है मैंने, स्टोर प्रोसीजर रखा है इसका, दैट्स वाई। ओके, तो यहाँ पे कौन से कॉलम में हमें लेट्स से डेटा डेटा इंसर्ट करना है, तो ये वाले कॉलम्स, कॉलम नेम तो हमारे दोनों में सेम ही है, राइट, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे भी। डिलीटेड स्टूडेंट, रोल नंबर है, स्टूड नेम है, डीओबी है, डीओबी है, फाइन, इतना किया। देन आपको लिखना है वैल्यूज। वैल्यूज डिफाइन करने से क्या होगा, सिंपली आप यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, इसका कुछ पर्पज नहीं। और यहाँ पे जब भी ट्रिगर्स के अंदर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वैल्यूज हमारे पास डायरेक्टली नहीं होते, मतलब किसी, तो यहाँ पे वेरिएबल्स को ही यूज करना होता है। तो इस तरह से जो भी वेरिएबल्स मैंने बनाए हुए हैं यही मैं यूज कर सकता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। कितना सिंपल है, मतलब इंसर्ट तो डेटा करना है, बट यहाँ पे ओनली एक ही नेम चेंज होगा, कौन से टेबल में इंसर्ट करना है। यहाँ पे किसी और टेबल में करना है तो आप और टेबल में भी कर सकते हैं, दैट्स व्हाई आई सेड ना, अगर आप इंसर्ट करते टाइम वही डेटा किसी और टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ओके, अभी सपोज मान लीजिए, और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप कुछ डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कुछ सिस्टम यूज कर रहे हैं। ओके, और सिस्टम सपोज मान लीजिए यूज कर रहे हैं, एंड वो सिस्टम में होता क्या है एक्चुअली, आप कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वहां पे कौन से टाइम पे चेंजेस किए हैं ये सेव होता है, राइट। आपने कुछ फाइल अपलोड किया तो कौन से टाइम पे फाइल अपलोड किया, तो वो कैसे होता है, हम तो कोई डेटा उसको नहीं देते, राइट, और कोई बैकएंड पे बैठ के भी नहीं कर रहा होता, तो वहां पे मतलब ये ट्रिगर्स ही काम करते रहते हैं। आप फाइल अपलोड करोगे तो उसके लिए उन्होंने एक ट्रिगर, मतलब ऑब्वियसली अपलोड कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, हम फाइल का डेटा उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं मतलब ऑब्वियसली
एक इवेंट क्रिएट कर रहे तो वहां पे आप ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं, एंड ट्रिगर क्रिएट करने से आपको यहाँ पे मतलब ये जो डिलीटेड स्टूडेंट है इसमें मैं और एक कॉलम ऐड कर सकता हूँ, ओके, विच इज ऑफ वी कैन से डिलीटेड ऑन, ओके, एंड कौन सा टाइप का होगा, डेट टाइम टाइप का होगा, राइट। एंड ये डिलीटेड ऑन मैं क्रिएट करके यहां से डिलीटेड ऑन का डेट भी पास कर सकता हूँ, राइट। बट यहाँ पे डेट पास करना मतलब हमने अभी तक वैसे फंक्शंस नहीं देखे, बट आई थिंक नाउ नाउ करके एक फंक्शन होता है, बट नीड टू चेक इवन नाउ, not now, then today, today is even not there, okay, if I say date difference, date, okay, तो आज का डेट लेने के लिए हमें ये गेट डेट फंक्शन यूज करना होगा, ओके। तो ये गेट डेट जो होता है, लेट मी सी व्हाट इट इज रिटर्निंग, क्योंकि मैं वो वाला पार्ट भी आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, ओके। इफ आई से सिलेक्ट, ये गेट डेट जो फंक्शन होता है ना, ये क्या करता है, देखो, आज का डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न कर रहा है, राइट। तो ये वाला यूज किया जाता है गेट डेट यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब इस टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, ओके। इवन यहाँ पे भी हम गेट डेट इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। ये जो डिलीटेड ऑन है मॉडिफाई करना है, मतलब मैं हमने अभी तक देखा नहीं कि किस तरह से एग्जिस्टिंग टेबल को चेंज किया जाता है। मैंने कॉलम नेम तो पास कर दिया वहां पे इंसर्ट कमांड में, यहाँ पे गेट डेट नाम का फंक्शन भी मैंने यूज किया है। अगर इसको आप कहीं और पे स्टोर करना चाहते हो तो आप कहीं और पे भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि डीओबी में @ टुडे, okay, I can say like this, today is not is equal to, and if I say date time, okay, and then @ today, बट ये जो टुडे का वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ से आएगा, ये वैल्यू आएगा गेट डेट फंक्शन से, राइट। गेट डेट फंक्शन से, स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो कुछ मैटर नहीं करता है इन केस ऑफ सिक्वल, ओके। ये वैल्यू कुछ डिलीटेड से नहीं आएगा, ये हम बस सिस्टम से पुल कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, right? तो इस तरह का ऑपरेशन होता है। और अच्छा मुझे याद आया कि ये भी आपको बताना चाहिए, अभी जो टेबल है उस टेबल को मुझे ड्रॉप करके फिर से क्रिएट करना होगा, ओके। तो मैंने इसको कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, देन मैंने इस टेबल को बनाया। तो अब हमें मतलब ऑलवेज दिस ट्रिगर इज गोइंग टू मेक श्योर, राइट, कि ये रिकॉर्ड कब डिलीट किया है कैसे पता चलेगा, तो इस तरह से पता चलता है। आप कोई भी सिस्टम से कुछ भी डिलीट कर देना, सपोज मान लीजिए आपने ऑर्डर पुट किया, तो कौन से टाइम पे ऑर्डर किया, राइट, उसका डिटेल कैसे स्टोर होगा, तो इसी तरह से स्टोर होता है डेटाबेस में। ये ट्रिगर्स ही क्रिएट किए जाते हैं, एंड देन यहाँ पे मुझे टुडे पास करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें वैल्यू स्टोर किया है, राइट, हमने इसको इसमें वैल्यूज स्टोर किया है। तो मान लीजिए इस तरह से मैंने वेरिएबल्स को क्रिएट किया है, नथिंग इज डिफरेंट, कुछ भी चेंज नहीं है, बस ये वैल्यू एक फंक्शन से आ रहा है, दैट इज व्हाट द चेंज, अदरवाइज हमने सब कुछ इंसर्ट करने के पहले जो ट्रिगर बनाया था वो सी ट्रिगर के जैसा है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द ट्रिगर। ट्रिगर कौन से टेबल पे क्रिएट होगा, स्टूडेंट डेटा के ऊपर, ओके, ओके, डिलीटेड स्टूडेंट, देयर इज ऑलरेडी, ओके। तो सेम नेम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एक नेम टेबल का है, दूसरा टेबल इसका है, डिलीटेड स्टूडेंट, ओके, एंड आई विल से आर्काइव, लाइक दिस, कुछ भी आप कह सकते हैं। ट्रिगर नेम सेम नहीं होना चाहिए डेटाबेस के टेबल के साथ, क्योंकि सेम डेटाबेस में नहीं होना चाहिए, दूसरे डेटाबेस में होगा तो चलेगा। एक एक सिस्टम पे मतलब एक ही स्टोरेज पे कितने भी डेटाबेसेस हो सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे मेरे पास बैच 5 है, WC है, वेब चाम्प है, ये डेटाबेसेस है, इसके अंदर टेबल्स रहेंगे, राइट। तो उसमें हो सकते हैं। तो अभी ट्रिगर मेरा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है।
अब मुझे इस ट्रिगर को कॉल करके देखने के लिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो ऑब्वियसली हमें डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने का सिंपल कमांड हमारे पास है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डेटा वेयर, इफ ऐसे रोल नंबर, कुछ वैलिडेशन वगैरह ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि ये डिलीट तो डिलीट कर ही देगा। इवन बिफोर डिलीट भी होता है, इंस्टेड ऑफ डिलीट भी कर सकते, ओके, बट फॉर डिलीट हमें डिलीट करना ही है, तो मैंने फॉर डिलीट यूज किया। वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 110। चलो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, राइट? तो 1 रो अफेक्टेड, इट इज फाइन, ये जो डिलीट वाला हो है ये वाला है, बट यहाँ पे 2 रोज अफेक्टेड करके जो आया है वो क्यों आया है, इवन आई डोंट नो। ओके, चलो अभी डिलीटेड स्टूडेंट में कितना डेटा है ये हमें देखना है। ये जो डिलीटेड स्टूडेंट टेबल है उसमें से मुझे डेटा फेच करके देखना है, क्योंकि हमने 110 के लिए हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिलीटेड स्टूडेंट, 110 के लिए हमने रिकॉर्ड तो डिलीट कर दिया, उसको एग्जीक्यूट किया। हाउ, राइट? तो डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है, कौन से इस पे डिलीट किया वो भी आ रहा है, राइट? एंड स्टूडेंट नेम के नल, ये नल क्यों आ रहा है? बट इवन इफ आई गो टू द स्टूडेंट डेटा एंड इफ आई चेक, वो नल था क्या? नहीं ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डेटा, बट एक बैकअप बन रहा है, राइट? बट एक हमारा बैकअप बन रहा है, राइट? जो भी हम डिलीट कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे रिसीव कर पा रहे हैं, उस वेरिएबल को रिसीव कर पा रहे हैं। एंड देन जो भी जिस टाइम पे हमने इसको डिलीट किया है वो टाइम भी हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, राइट? अभी किया था ये 24 समथिंग को, उनका फाइन। किसी और रिकॉर्ड को डिलीट करके देखते हैं स्टूडेंट डेटा से हम, लेट्स से ये स्टूडेंट डेटा है, इसमें से 101, 101 को भी चलो डिलीट कर लेते हैं। इफ आई से 101 and if I delete this, okay, now this is 1 row affected, 1 row affected. Now if I exist, okay, so ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, नल नल तो नल था। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ परफॉर्म ऑपरेशन 102 के लिए। क्या मेरा वैल्यू असाइन नहीं हो रहा? स्टूडेंट नहीं, कुछ मैंने मे भी मिस्टेक किया है, ऐसा कुछ है? डिलीटेड स्टूडेंट, स्टूडेंट डेटा से स्टूडेंट नेम डिलीटेड में नहीं, सब कुछ तो सेम ही है, एज इट इज है। ओके, लेट्स सी 102 के लिए परफॉर्म करके देखते हैं। 1 रो अफेक्टेड, 1 रो अफेक्टेड, एंड नाउ इफ आई फेच द डेटा, ओके, तो आ रहा है, सही है। मतलब जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सही हो रहा है। देखो ये 102 के लिए बी था, ये है, ये है, मे बी यहाँ पे नल होगा, दैट वाज डाउटफुल, ठीक है? तो इस तरह से ट्रिगर्स को क्रिएट किया जाता है। तो कौन से डीएमएल, सारे डीएमएल के ऑपरेशंस के लिए ट्रिगर्स क्रिएट किए जाते हैं, सारे डीएमएल ऑपरेशंस के लिए ट्रिगर्स क्रिएट किए जाते हैं, ओके। देन सपोज मान लीजिए आपको अपडेट के लिए अगर करना है, ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे फॉर डिलीट लिखा है, यहाँ पे आपको फॉर अपडेट लिखना होगा, मतलब इवेंट आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा, अदरवाइज नेम टेबल ये सब आप परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। देन बिगिन ये भी रहेगा, एंड अपडेट का जो भी आपका मतलब कमांड होगा, ओके, वो कमांड आपको देना होगा। उसके पहले अगर कुछ चेक करना है डेटा, तो इस तरह से डेटा आपको लेके चेक करना होगा। एंड अपडेट में जो डेटा आएगा, ऑब्वियसली अपडेट कर रहे हैं मतलब आप क्या कर रहे हैं, नया डेटा इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो इंसर्टेड ही टेबल यूज होता है वहां पे अपडेट ऑपरेशन के लिए। तो जस्ट रिमेंबर दिस, कोई भी आपके माइंड में आइडिया आएगा अपडेट के लिए, तो उस तरह का ट्रिगर फॉर प्रैक्टिस पर्पस आप क्रिएट करके देख लीजिए। इफ यू गेट स्टक समवेयर,
मैसेज में। ओके, तो आप मुझे बोल सकते हैं ये इशू है, आई विल एक्सप्लेन अगेन। तो बट आपका असाइनमेंट ये है कि एक ट्रिगर आपको क्रिएट करना है अपडेट के लिए। कुछ भी नहीं है, मैंने हिंट तो दे दी है, इसमें जो डेटा आने वाला है वो इंसर्टेड टेबल से ही आएगा। बिफोर इंसर्ट के पहले जिस तरह से हमने यूज किया है, यही ट्रिगर को आप थोड़ा सा एडिट करने से, मतलब यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, राइट। इसके बाद जो होगा वो बस अपडेट कमांड होगा, एंड उसमें आपको ये वाला ऐड करना है, कौन से टाइम पे उसको अपडेट किया है, ये वाला कॉलम, मतलब एक टेबल बनाना है। एंड देन उसमें आपको इस तरह से डेटा इंसर्ट करके देखना है, एंड आपको पता चलना चाहिए कि जब आप अपडेट कर रहे हैं, एक एक कॉलम बनाने का, लास्ट अपडेटेड, एंड उस कॉलम को बस अपडेट करके रहने का, राइट। लास्ट अपडेटेड एंड उस कॉलम को अपडेट करते रहने का, मीनिंग दिस इज हाउ यू कैन सेटअप। ओके, तो इस तरह से स्टोर प्रोसीजर्स हेल्प करती है हमें, क्योंकि कल हमने डिक्लेयर किया, सॉरी डिस्कस किया था स्टोर प्रोसीजर्स, एंड इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन, मतलब ये जो ट्रिगर्स होते हैं ये भी स्टोर प्रोसीजर ही है, हम कोड को लिख रहे हैं, सेव कर रहे हैं, राइट। एंड देन उसके बाद ये बस ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कल हम मैन्युअली exec करके जो कमांड है उसको यूज करके कॉल कर रहे थे, दैट इज व्हाट द डिफरेंस, अदरवाइज बाय बाय टेक्निकली दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ट्रिगर्स ऑटोमेटिक कॉल होते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स हमें मैन्युअली कॉल करने होते हैं। ओके, so this is how triggers are created to perform the different kinds of operations on the database, and to perform the any kind of, okay, meaning DML operations, to do something before happening the event or to do something after happening the event is up to you। तो उसके लिए आपको ट्रिगर्स क्रिएट करने होते हैं।